हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिशुपाल कुमार है और मैं आज आप लोग के सामने एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक रोटेशन मैकेनिक्स का एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम, तो आप लोग इसके लिए रेडी हो जाइए क्योंकि ये रोटेशन मैकेनिक्स का एक बैकबोन है। ठीक है, सो इसके बारे में हम लोग एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, तो बच्चों इसके पहले हम लोगों ने इसमें सेंटर ऑफ मास के बारे में एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हम लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर मोमेंटम के बारे में। ठीक है, सो लीनियर मोमेंटम आप लोग याद कर लो कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम इसके बारे में इसकी डिटेल्स में आएंगे। ठीक है, और ये जिस ढंग से जो लीनियर मोमेंटम है वो एक आप उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के जो चैप्टर है उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका अदा करता है। सिमिलरली जो एंगुलर मोमेंटम है, इनफैक्ट ये बोले कि इस जो रोटेशन मैकेनिक्स का जो जर्नी है इसके बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, और इससे जितना अच्छे से हम लोग समझेंगे उतना अच्छा से हमें जो रोटेशन मैकेनिक्स को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, ओके, इसके बारे में ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो बच्चों क्या था लीनियर मोमेंटम? इसमें क्या है, एक लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर पी से। ओके, इट इज डिफाइंड, दिस इज द एमवी वेक्टर। इट एक स्केलर एक वेक्टर को क्वांटिटी है, इसमें एक मास एंड वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर को क्वांटिटी है, तो लीनियर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। सिमिलरली जो एंगुलर मोमेंटम है, यहाँ पे जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम, जो भी हम लोग रोटेशन मैकेनिक्स का चैप्टर है, आप समझ लीजिए कि रोटेशन मैकेनिक्स में हमेशा एक जो है ना डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन और किस पॉइंट के थ्रू आप ले रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ उसका एक हमेशा रोल होता है। तो मतलब कि कोई पार्टिकल है वो किस पॉइंट के थ्रू रोटेट हो रहा है, या कोई रिजिड बॉडी वो किस एक्सिस के थ्रू रोटेट हो रहा है, वो सब चीज इसमें आता है। तो यहाँ पे ये जो एंगुलर मोमेंटम जो डिफाइन होता है वो वेक्टर एल से डिफाइन करते हैं, और इसमें एक आ जाता है आर का फैक्टर आ जाता है। ठीक है, आर मतलब कि जो होगा वो जितना वो इसका पोजीशन वेक्टर होगा उस पार्टिकल का, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर देते हैं आर क्रॉस पी। ओके, अच्छा है, तो इसके थ्रू ही हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, कि एक लीनियर मोमेंटम और एक इस जो एंगुलर मोमेंटम में इस ढंग से रिलेशनशिप है। इसका जहां तक कि यूनिट की बात है, आप लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड होता है। ओके, और एक इसमें एक केजी मीटर पर सेकंड तो है ही, एक और डिस्टेंस एक और ऐड होगा। तो इसका जहां तक की बात हम लोग अगर यूनिट लिखेंगे, यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो क्या लिखेंगे, इसमें केजी मीटर पर सेकंड, और इसमें एक डिस्टेंस और एक ऐड हो रहा है, एक डिस्टेंस एक और ऐड हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस ढंग से इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो तो आप लोग को आता है, हमें पता है कि आप लोग को आता है। ठीक है, ठीक है, ओके, तो हम लोग अब इससे मुद्दे पे आते हैं कि इस जो एंगुलर मोमेंटम है इसको कैसे डिराइव करेंगे, और इसके थ्रू मतलब इस जो कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, इसी छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है इसके थ्रू हम लोग उसे डिराइव करेंगे, टॉर्क का डिफिनेशन निकालेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला निकालेंगे, और डिफरेंट इनफैक्ट जो ना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की प्रॉब्लम को डील करेंगे। तो आते हैं, इसको डिफाइन करते हैं और इसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, सो कैसे ड्राइव करें, तो आप ठीक इसको यहीं पे होते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम अब यहाँ पे है, आप ऐसे सोचिए, तो एंगुलर मोमेंटम है मतलब कि कोई जो एक पार्टिकल होगा, कोई ना कोई एक जो हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस फिक्स करना होगा इसके लिए। ठीक है, तो
सपोज करते हैं कि कोई पार्टिकल है वो एक मोशन में है, ठीक है, तो इसके पास एक लीनियर मोमेंटम है, ओके। सो एक पॉइंट मास है, इसका मास m है, एंड इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। और और हमें फाइंड आउट करना है कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के थ्रू हमें फाइंड आउट करने के लिए आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जब भी होगा तो किसी न किसी पॉइंट के थ्रू, किसी न किसी एक्सिस के थ्रू हमें निकालना होगा, ओके। बिना एक्सिस और बिना किसी जो ना एक रेफरेंस पॉइंट के बिना नहीं होगा ये चीजें। तो क्योंकि वो उसी में है कि किसी 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 पॉइंट के थ्रू ये होता है, ओके। लीनियर मोमेंटम वो चीजें नहीं है। लीनियर मोमेंटम वो किसी भी मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें जो किसी पॉइंट को ये कर देंगे, रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर देंगे, अनलेस अनटिल वो इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप नहीं चले जाते हैं तो, ओके। तो इसमें ऐसा करता हूँ कि एक पार्टिकल है, ठीक है, इसको अच्छे से बना लेते हैं। एक एक्सिस है, ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस, ओके, एंड वाई एक्सिस, ओके, एंड ये ऑरिजिन है, ठीक है। हमें ऑरिजिन के थ्रू इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। अब हम लोग करें तो क्या, तो ऐसा करते हैं कि r क्रॉस p है यहाँ पे, ठीक है। r क्या है, तो r एक पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर हमें पता है कि उस एक्सिस के, उस जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस के थ्रू हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो ये होगा, ये r वेक्टर है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर यहाँ पे है, और इसका हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो चलिए, ये पॉइंट P है और एक O है, और इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ऐसा करता हूँ कि हमें पता है कि R वेक्टर को, क्योंकि जो एंगल लेते हैं दो वेक्टर का, हमें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो इसको एक एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर, जो वेक्टर R है और वेक्टर P है, लीनियर मोमेंटम है, इसके बीच में एक जो एक्यूट एंगल बन रहा है थीटा, उसको ले लेते हैं। दिस इज द, जो ये पता है ना कि हमें जो दो वेक्टर के बीच में जो एंगल जो लेते हैं वो टेल टू टेल लेते हैं, ठीक है। तो ए एंगल होगा, यहाँ पे ए एंगल है, ठीक है। तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम को हम लोग लिख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, इसी चीज को r क्रॉस p को हम लोग लिख सकते हैं, r क्रॉस p इज क्या होगा, mb वेक्टर है, करेक्ट, mb, ओके। यहाँ से क्योंकि मास एक स्केलर है, इसको निकाल लिया, बाहर निकाल दिया, सो r क्रॉस v लिखते हैं, ओके। सो m, अब इसी को यहाँ पे पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको भी लिख देते हैं r v sin थीटा, लिख देते हैं r v sin थीटा। अब इस चीज को थोड़ा सा इसको रीमोडिफाइड कर देता हूँ, इस चीज को रीमोडिफाइड कर करके हम ऐसे, यहाँ पे ये जो ए है वो दिस इज द ओपी वेक्टर है, दिस इज द ओपी वेक्टर, ठीक है। ओपी वेक्टर हम लेते हैं, ये ओपी है, ठीक है। ये इट मींस r के जगह पे हम ऐसा कर लेता हूँ ओपी है, ठीक है ना। जो यहाँ पे ए वेक्टर जो है वो ओपी है, ठीक है ना। यहाँ पे r क्रॉस भी, इट मींस दिस पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे दिस इज द पोजीशन वेक्टर इज दिस, ओके, ओपी। सो अब नाउ वी शुड राइट दिस इज द mv OP sin थीटा, OP sin थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और ये पता है कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, बिकॉज दैट एक वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसका जो आएगा वो एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। वो यूनिट वेक्टर जो होगा वो इसका डायरेक्शन बताता है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये इतना सारा चीज जो है वो मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, इसका डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता है कि दो वेक्टर के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसके जो वेक्टर जो आता है, बिकॉज दैट एक वेक्टर प्रोडक्ट है, तो वेक्टर प्रोडक्ट है, इट मींस जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वेक्टर आ रहा है उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है होगा। और वो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, तो जो वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा, उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, ए है, और डायरेक्शन हमें मालूम नहीं, तो इस चीज को हमने लिख दिया, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर जो होगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। उस यूनिट वेक्टर ये एक डायरेक्शन है, ये क्या है,
मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, डायरेक्शन। बिकॉज दैट कोई भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर जो क्वांटिटी है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, तो वो इस डायरेक्शन के बिना ये चीजें इनकम्प्लीट है। और अच्छे अच्छे जो प्रॉब्लम जो आते हैं IIT JEE के, जेई मेंस का तो कभी कभी निकल भी जाता है, अगर एडवांस में आ जाएंगे तो डायरेक्शन का अगर अच्छा नॉलेज नहीं है तो बहुत बहुत मुश्किल है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना। ओके, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर डालोगे। तो उस चीज को हमें अच्छे से, इसीलिए बोलते हैं कि वेक्टर जो है ना, वो वेक्टर से कभी भी डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन बिना वेक्टर के नॉलेज के बिना आप अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं IIT के। ओके, तो ए जी को हम निकाल देंगे कि यहाँ पे आर, ए जो है वो यूनिट वेक्टर जो होगा वो डायरेक्शन ही तो निकालना है ना, तो आर क्रॉस पी होगा यहाँ पे। अब आप एक राइट हैंड थंब रूल या इसको जो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, ये डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड यूज करेंगे वो क्या क्या हो सकता है, वो मेथड हो सकता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल यूज कर सकते हैं। ओके, स्क्रू रूल के थ्रू हम लोग इसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल होगा क्या, एक क्या है कि आप जो है ना, ये जो चारों जो फिंगर्स है उसको फर्स्ट वेक्टर के तरफ डायरेक्ट करें और सेकंड वेक्टर की तरफ आप इसको अपने हाथ को कर्ल करना है। ठीक है, ऐसे का कर्ल किया तो हमारा जो थंब का जो डायरेक्शन जो देगा वो उस वेक्टर का डायरेक्शन देगा। ओके, इसमें जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, अपने हाथ को एक नेचुरली इसे मूव करना है। अगर ये वेक्टर मान लिया कि ये वेक्टर ऐसे आता, दिस वेक्टर टू दिस वेक्टर करना होता है, तो हमें फर्स्ट जो ये जो जो चारों जो अंगुली है उसको फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखिए और सेकंड वेक्टर की तरफ आप इसको आराम से कर्ल कीजिए, तो जो ये जो थंब का जो डायरेक्शन देगा वही उसका डायरेक्शन देगा। ओके, इस ढंग से हम लोग राइट हैंड थंब रूल को यूज करेंगे, और नहीं तो सेकंड जो मेथड है वो स्क्रू रूल, मतलब जो स्क्रू है, ठीक है, एक स्क्रू को हमने लिया, स्क्रू को इस ढंग से देखिए, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन की तरफ हमें मूव करना है। ओके, रोटेट करना है, तो जो एडवांसमेंट होगा जो वेक्टर का जो स्क्रू है उसका एडवांसमेंट ही उसका डायरेक्शन बता देगा। तो अगर इसमें हम ऐसे करें, इसको एक स्क्रू लें और इस वेक्टर से इस वेक्टर, मतलब कि हम इसको किस ढंग से रोटेट करेंगे, एक क्लॉकवाइज हमें रोटेट करना होगा। ओके, तो जब हम किसी जो स्क्रू को क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे तो जो स्क्रू का जो एडवांसमेंट होगा वो अंदर की तरफ होता है, कभी कभी इस ढंग से भी हम इसे डिनोट करते हैं, मतलब इस ढंग का जो लाइन जो साइन है वो इनसाइड ऑफ द प्लेन है। अगर प्लेन हमारा ए है तो इनसाइड ऑफ द प्लेन है, अगर इस ढंग से आता है तो आउटसाइड ऑफ द प्लेन और टुवर्ड्स द व्यूअर भी बोलते हैं। ओके, ये होता है इनवर्ड, ये होता है आउटवर्ड। ओके बच्चे, समझे? तो यहाँ पे जो प्लेन है, तो ये प्लेन के अगर प्लेन इस ढंग से हो, अगर ये प्लेन हॉरिजॉन्टल है तो इसका इनसाइड का मतलब हो गया कि डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड भी ले सकते हैं और वर्टिकली अपवर्ड भी ले सकते हैं। वो हमें देखना होगा कि जो इसके थ्रू जो प्लेन जो फॉर्म हो रहा है वो कैसा है, और हमेशा जो प्लेन जो फॉर्म होगा ये दोनों वेक्टर के थ्रू जो प्लेन जो फॉर्म होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। आर क्रॉस पी जो होता है वो जो रेडियस वेक्टर है और जो वेलोसिटी वेक्टर है, यहाँ पे पी जो है वेक्टर है, इसके थ्रू जो एक प्लेन जो फॉर्म हो रहा है इसके, और जो मोमेंटम जो वेक्टर होगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा। ओके, इस दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इस ढंग से हमें आना है। अब इसको चलते हैं, ये तो हमें कर लेंगे, डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। अब चलते हैं कि ये हमें मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट कर लिया, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे। अब इससे आते हैं कि एक ओपी, अब इस चीज को थोड़ा सा इसमें एक मैथमेटिकल अप्रोच ले लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, कि ओपी साइन थीटा बेसिकली क्या है, ऐसा करता हूँ, ये जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है ना, उस जो लाइन ऑफ मोशन है उसको हमने उस पर
परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है, तो इस पॉइंट को हमने ऐसा करते हैं कि पॉइंट आर ले लेते हैं यहाँ पे। ओके ओके बच्चे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट आर ले लिया और इसी को आप देखिए, इसी को हमने लाइन ऑफ मोशन को एक्सटेंड करा है, एक्सटेंड करा है। अच्छे से थोड़ा सा ये और ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। इसको लेता हूँ, ये एक्सिस है और ये, ठीक है। इस ढंग से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ठीक है। इस पॉइंट को हम, चलो आर एक ले लेता हूँ, क्यू ले लेता हूँ, पॉइंट क्यू ले लेता हूँ। अब ए एंगल थीटा है, तो बच्चों ये क्या होगा, एंगल, ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइन थीटा है वो क्या होगा, साइन थीटा को लिख सकते हैं ओ क्यू अपॉन ओपी, ओके, ओ क्यू अपॉन ओपी, ओके। सो ओ क्यू क्या है, ओ क्यू इक्वल टू ओपी साइन थीटा, ठीक है। अब इसी को हम लोग ओ क्यू, इट मीन्स ये जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इस perpendicular distance from the point through which which we have to find out angular momentum on the line of motion पे OQ है। so this इसके जगह पे OQ को अगर हम एक R से रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट कर दें, इस द सिंप्लीफाइड वे में लिखने के लिए R को R से रिप्रेजेंट कर दें, so ये क्या होगा, OP sin थीटा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। so इसी चीज को now we can write here, this is the angular momentum is equal to क्या होगा, mv and this is the OQ, और यहाँ पे R लिख देते हैं। ये R क्या है, ये R जो है वो perpendicular distance, this is the R, you should write it's the perpendicular distance on the line of motion, on the line of motion from the point through which we have to find out, we have to find out angular momentum, ओके। ऐसे कि आप लोग, मैं बोल देता हूँ, हमें करना क्या है, इसी चीज को जो है ना mvr जो लिखा है, तो ये जो है वो पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है और उस चीज को मल्टीप्लाई करना है r से। ये r क्या है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट थ्रू विच वी हैव टू फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम ऑन द लाइन ऑफ मोशन। यहाँ पे लाइन ऑफ मोशन आप अच्छे से लिख लीजिए, दिस r इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस on the line of motion, okay, from the point through which we have to find out angular momentum। अगर यहाँ से फाइंड आउट करना है एंगुलर मोमेंटम, तो आप ऐसे कीजिए कि इसका जो लाइन ऑफ मोशन है उस लाइन ऑफ मोशन पे परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए और इसके लीनियर मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर दीजिए ये डिस्टेंस इनटू दिस, तो mvr। सो इसी चीज को आप लोग लिखिए अच्छे से। यस, नाउ वी शुड कम टू for the more explanation, okay। now इसको मिटा देते हैं और हमें इसको और ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो क्या हमने पाया कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो, दिस इज एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, mvr और एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे, पक्का यूनिट वेक्टर हमें लेना ही लेना है, ठीक है। यूनिट वेक्टर इस चीज से हमें इसको लिखना है। तो और फॉर दिस मैग्नीट्यूड हमें क्या करना है, mvr करना है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। और ये पक्का याद करना है कि r क्या है, r इज द डिस्टेंस। आप लोग ऐसे कीजिए, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस, बेटर टू राइट ऑन दिस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन ऑफ मोशन,
on the line of motion, on the line of motion from the point of rotation or okay, from the point of rotation. ओके, तो इसको और डिस्कशन में आते हैं. सो अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. सपोज कीजिए कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है. ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन है और इसमें किसी पार्टिकल को हमने थीटा एंगल से थ्रो किया है. ओके, इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे है, तो इसका जो मोशन होगा कुछ इस ढंग से होगा. ओके, एंड दिस है. सो अब हमें ये बताने के लिए अगर आ जाए, हमसे क्वेश्चन पूछे कि फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल एट द हाईएस्ट पॉइंट. फाइंड आउट क्वेश्चन व्हाट, फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम when projectile is at highest position, at highest position. ओके, तो इसी ढंग से आते हैं. अभी हाईएस्ट पोजीशन में हमें क्या पता है कि हाईएस्ट पोजीशन में जो पार्टिकल के पास जो वर्टिकली अपवर्ड वाला जो वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या होगा, इस यहीं से तोड़ देते हैं भी यू को कॉस थीटा एंड वी नो दैट यू साइन थीटा. तो क्या होता है, प्रोजेक्टाइल में आप सबको पता है कि हाईएस्ट पोजीशन पे जो होगा वो हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, वो वी वाई वाला जो वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाता है. ओके, इट मींस वी sin theta is now become 0 here, but u cos theta जो होगा वो remains constant होगा. ओके, यहाँ पे ये u cos theta है और वो completely horizontal direction में है. It means ये x axis के parallel है यहाँ पे. ओके, अब इस मोमेंट पे अगर हमें पूछ रहा है कि एंगुलर, आप बताइए एंगुलर मोमेंटम, तो करेंगे क्या. यहाँ पे सेम चीजें हैं, mvr यहाँ पे हमने किया है mvr, लेकिन इस r को ऐसे नहीं लिखना है. ओके, इसको अच्छे से समझना है कि ये r जो है वो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन ऑफ मोशन. तो लाइन ऑफ मोशन इस पोजीशन पे, लाइन ऑफ मोशन कहाँ पे है बच्चों, लाइन ऑफ मोशन ए होगा. ओके ना, ये तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ना, तो इसका लाइन ऑफ मोशन ऐसे है. तो लाइन ऑफ मोशन पे आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए जिस पॉइंट के थ्रू आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है. ओके, तो यहाँ से हमें पॉइंट, यहाँ से पूछ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम बताइए. तो इस लाइन ऑफ मोशन पे ये वाला जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, इसका मैक्सिमम हाइट ही तो है ना. ओके, मैक्सिमम हाइट कितना होता है, यू स्क्वायर साइन यस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी. ओके, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी. ओके, दिस इज द मैक्सिमम हाइट. ओके, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, यस मैक्सिमम हाइट इट मीन्स ये क्या होगा यहाँ पे, दिस इज द वी स्क्वायर इक्वल टू यू this one is become 0. So जो h max होगा वो क्या होगा, h max इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. सो यहाँ पे h max क्या है, यही होगा h यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ओके बच्चों, तो ये यहाँ पे दिस वन इज द मैक्सिमम हाइट है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके लाइन ऑफ मोशन पे. तो और इसकी जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी कितना होगा, मास तो रहेगा ही, एम ही रहेगा, ये यू कॉस थीटा हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पोजीशन पे इसका एंगुलर मोमेंटम हमें मिल जाएगा. सो एंगुलर मोमेंटम एट दिस पोजीशन इज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम एट दिस पोजीशन इज इक्वल टू एम यू कॉस थीटा. ओके, दिस इज द लीनियर मोमेंटम और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g.
ओके। सो फाइनली जो होगा वो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो यू एम यू दिस वन विल बी द एंगुलर मोमेंटम। ओके, इस पोजीशन पे। अब इसका डायरेक्शन होगा क्या? अब डायरेक्शन के लिए तो ऐसे करना है कि ए पोजीशन ऐसे होगा, दिस वन विल बी द पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर ए है। तो सिमिलरली हमें ये करना है आर क्रॉस भी करना है, लेना है। तो इस ढंग से जो होगा वो इनसाइड ऑफ दिस द प्लेन होगा। ओके, एंड और वी कैन से अवे फ्रॉम द व्यूअर होगा। ठीक है, तो इस ढंग से हम लोग कहीं पे भी किसी भी चीज का फाइंड आउट कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसी चीज को अगर हम ये करना चाहूँ, कॉम्प्लिकेटेड करना चाहूँ, तो कर सकता हूँ कि पार्टिकल को आप किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पे, किसी भी पोजीशन पे अगर हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे तो है, अब किसी भी पोजीशन पे ये आप पे कर सकते हैं। जैसे मैं बोल दिया कि किसी भी x1 किसी भी एक जो पॉइंट है, पॉइंट P ले लिया, वो XY पोजीशन है, वहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। या ऐसा भी पूछ सकता हूँ कि इस पोजीशन पे जब वो ग्राउंड को हीट करने वाला है, वहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो उस पोजीशन पे जहाँ पे भी हो, उसका आप लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट कर लीजिए, मतलब उस पोजीशन का भी फाइंड आउट कर लीजिए। फॉर्मूला तो यही है, L इक्वल टू R क्रॉस P है बच्चों। तो R क्रॉस P है, यहाँ पे R क्रॉस P, इट मीन्स दिस वन इज द R एंड M भी है। सो M R क्रॉस भी कर देंगे, R क्रॉस भी कर देंगे। और ये क्या है, R इधर पोजीशन वेक्टर है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें यहाँ पे ये करने के लिए बोल दे कि आप बता दीजिए कि इसका एंगुलर मोमेंटम इस पोजीशन पे क्या है, तो इस पोजीशन पे एक रेडियस वेक्टर को निकाल लो। ओके, अब किसी भी एट द पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट टी पे पूछ सकता है, तो उस जो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या, उस मोशन के थ्रू उस पॉइंट टी पे, उस टाइम टी पे उसके पास क्या पोजीशन होगा और क्या वेलोसिटी होगा, उसको दोनों को निकाल करके हम उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो और इस पे कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए अब ये लेते हैं कि पार्टिकल ऐसा करते हैं, पार्टिकल कोई सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, लिया हमने, ठीक है, और इसका मास m है एंड इट इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड v, okay, and its the mass is m and its the radius, this one is the circular path having the radius is r. okay, तो अब ये देखना है कि किसी भी मोमेंट पे इसका जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा वो तो टेंजेंशियल होता है। यहाँ पे रहेगा तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे रहेगा तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे होगा तो इस ढंग से, यहाँ पे होगा तो इस ढंग से। किसी भी मोमेंट पे जो होगा वो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन ऑफ मोशन जो होगा वो क्या होगा, r होगा। सो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, m भी, ओके, मैंने बोला है दिस इज द m भी r। एक r जो है वो क्या है, r is the distance, perpendicular distance on the line of motion, okay, from the point through which we have to find out angular momentum। तो इसके थ्रू हमें angular momentum पूछ रहा है। तो इस जो लाइन ऑफ मोशन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे भी r होगा, यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है। तो किसी भी मोमेंट पे इसका जो एंगुलर मोमेंटम है ये m भी r है। ओके, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो तो यूनिट वेक्टर लेंगे क्या, अगर इस ढंग से, ये बार बार इस ढंग से, तो r क्रॉस p ऐसे लेंगे, r क्रॉस, दिस इज द ऑलवेज r क्रॉस p, सो r एंड v इज दिस वन इज दिस, सो r क्रॉस p इस ढंग से है, तो r क्रॉस p ये r वेक्टर होगा और ये p वेक्टर ऐसे होगा। सो r वेक्टर क्या होगा, जो ऐसे, एंड दिस इज द p वेक्टर है ना। सो r क्रॉस p इस ढंग से, इट मींस टुवर्ड्स द व्यूअर आ रहा है। ओके, इस ढंग से हम लोग यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन निकाल लेंगे और हमें उसको डायरेक्शन को ही मेंशन कर देना सही है। ओके, अभी हम लोग आ जाते हैं इस पे रिजिड बॉडी पे आ जाते हैं कि कैसे इसके थ्रू जो है ना, इसके थ्रू हमें एक रिजिड जो बॉडी है वो अगर रोटेट कर रही है, ठीक है, सपोज दैट एक रिजिड बॉडी है यहाँ पे, इट्स नॉट ए किसी भी सर्कुलर प्लेट है, किसी आर्बिट्ररी शेप का ये बॉडी है, वो किसी एक अपने एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रही है बॉडी। ओके,
इस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रही है, और सपोज करते हैं कि इसका जो एंगल, जो रोटेशन, जो मोशन है, एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। ओके, एंड इसका टोटल मास जो हम लोग लिया है ना, हमने वो लोगों ने एम लिया है। ओके, अब इस ढंग से इसका हमें आर्बिट्ररी बॉडी का एक मोमेंट ऑफ एनर्जी, एक एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो हमें करते क्या है कि इसमें तो हर जगह पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, सभी जगह पे पार्टिकल है। वो एक अपना रेडियस पे मूव कर रहा है। इसका अपना रेडियस ऑफ मोशन ए है। ओके, इसका रेडियस ऑफ दिस वन इज समथिंग कुछ ऐसे है। ठीक है, तो इस ढंग से इसको और सिंपल बना देते हैं। ठीक है, इसको फिर से बना देता हूँ। हम लोगों ने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे लिया, एंड दिस वन इज द एंगल ऑफ रोटेशन इज द ओमेगा। ओके, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। तो हमने एक सपोज करता हूँ एक पार्टिकल ए लिया, यहाँ पे लिया हूँ, ये एक्स डिस्टेंस पे है। ओके, एक्स डिस्टेंस पे ए, अब पता है कि एक्स डिस्टेंस पे हो तो क्योंकि ये पूरा बॉडी इस एक्सिस के थ्रू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, इट मींस ईच एंड एवरी पार्टिकल इज रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, तो इसके पास से एक यहाँ पे जो हमने एक पार्ट के लिया है, ठीक है, ओके, उसका डिस्टेंस एक्सिस से अगर x है, ओके, तो इसके पास जो लीनियर वेलोसिटी, अगर इसका ही हमें इस जो पॉइंट मास का हमें अगर एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए भी अगर उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, उसका मास सपोज करते हैं कि mi ले लिया हमने, mi ले लिया। ओके, mi, so this is the mass and this is the, suppose that this is the velocity of this the particle is v. Okay, and we have to multiply with this the distance x. Okay, x. Okay, अब now ये जो v है वो क्या होगा, कहा दैट एक पूरा बॉडी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो ईच एंड एवरी पार्टिकल रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके पास जो v को हम लोग लिख सकते हैं x ओमेगा के सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, अगर वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो जो लीनियर वेलोसिटी आएगा वो दैट बिकम द x ओमेगा। ओके, सो हम ऐसे लिख सकते हैं m v को लिख सकते हैं x ओमेगा इनटू x। ओके, करेक्ट। नाउ वी कैन राइट हियर, इसी को मॉडिफाई कीजिए, m x स्क्वायर ओमेगा। ओके, ऐसा है एम एक्स स्क्वायर ओमेगा। अब नाउ ऐसे ऐसे जो है वो डिफरेंट पार्टिकल को हम लोग लिए हैं, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, सभी चीज को अगर हम ऐड भी करते हैं तो जो टोटल जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस द बॉडी होगा वो टोटल एंगुलर मोमेंटम वो क्या होगा, दिस द समेशंस ऑफ इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस द पार्टिकल वी कैन राइट हियर, एंड वी कैन राइट हियर दिस द एम एक्स स्क्वायर ओमेगा। ओके, एंड ओमेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इस चीज को ये क्या है, अब ये जो एम एक्स स्क्वायर है वो क्या होता है, एम एक्स स्क्वायर ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या डिफाइंड है, मास इनटू डिस्टेंस होल स्क्वायर। ओके, थ्रू विच दिस एक्सिस, ओके, जिस एक्सिस के थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए उस एक्सिस से इंडिविजुअल जो पार्टिकल का कितना डिस्टेंस है, ओके, उस डिस्टेंस का होल स्क्वायर इनटू मास से करते हैं, तो इस जो होता है वो दिस इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा। ओके, ये होता है, सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस द बॉडी इक्वल टू ओमेगा, और ये ले लेंगे ओमेगा एक एंगुलर वेलोसिटी भी एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इसके थ्रू हम लोग जो एंगुलर वेलोसिटी ए निकालने की क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, उसके थ्रू टुवर्ड्स द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर। ओके, ठीक है, तो इस ढंग से एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी, okay, is equal to I omega. I is the what, moment of inertia. Moment of inertia, and this one is the angular velocity. Okay, so ये जो है वो बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला निकल करके आया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी इज इक्वल टू आई ओमेगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि जो आई जो है वो ये
किस एक्सिस के थ्रू आप मोमेंट ऑफ वो बॉडी रोटेट कर रहा है। जरूर एक अगर बॉडी अगर कुछ अगर ऐसा है, एक रॉड है, अगर ये रॉड किसी अपने एंड के थ्रू अगर रोटेट कर रहा है तो आप ध्यान रखिए कि जो 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 मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लें उसी के थ्रू लें जिसके थ्रू वो रोटेट कर रहा है, ना कि उसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू ले लें। ठीक है, ऐसा नहीं करना। जिस भी एक्सिस के थ्रू, अगर एक्सिस यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है तो उसी एक्सिस के थ्रू हमें करना है, लेना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है और उसके थ्रू जो जो भी एंगुलर वेलोसिटी है वो लेना है। दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ this moment of inertia and angular velocity is called the angular momentum of the body. Okay, now we should come to this another section. इसी के थ्रू हम ये करेंगे, ड्राइव पे करेंगे कि किस बॉडी पे कितना टॉर्क कितना आएगा अगर वो रेट, अगर वो मोमेंट ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है। ठीक है, जिस ढंग से हम लोगों ने पढ़ा फोर्स का डिफिनेशन कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज नोन एज फोर्स। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, वही आएगा टॉर्क आएगा बॉडी का। ओके, तो आप लोगों ने इस चीज को समझा कि यहाँ पे मेन चीज जो है वो ध्यान देने की वाली बात क्या है कि मोमेंट जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रिजिड बॉडी है वो आई ओमेगा। ओके, और ये आई जो है वो उसी एक्सिस के थ्रू लेना है जिस एक्सिस के थ्रू बॉडी रोटेट कर रहा है। ओके, अगर वो कोई डिस्क है, अगर सपोज दैट ये डिस्क है और ये अगर इसके अपने टैंजेंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, स्पिनिंग कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इसी के थ्रू लेना है, ना कि उसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू लेना है। ना कि आप mr²/2 आप यूज कीजिए, आपको इस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर करके ओके उसके एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स दिस विल गिव द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ओके, करेक्ट। ओके, तो आई होप कि आप इसे समझ रहे होंगे। तो मैं इस चीज़ को बेसिक चीज़ों से जो मैंने ये ट्राई कर रहा हूँ कि बेसिक चीज़ों को ले करके इस चीज़ को एडवांस फॉर्म में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं कि टॉर्क का डिफिनेशन पे आते हैं। ओके, सो यस, नाउ वी शुड कम टू द व्हाट, एज वी नो दैट अगेन एज वी नो दिस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू यस m r cross v। ओके, नो प्रॉब्लम। यस, नाउ अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो हम लिख सकते हैं dl/dt। बच्चों क्या करेंगे, इसी को m को रहने देते हैं, इसी को टाइम से डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको r वेक्टर भी है। ओके, सो नाउ दिस इज द m। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे इन दोनों को हमें t से डिफरेंशिएट करना है। तो जस्ट लाइक x डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू y पे है, तो हम ऐसा क्या करते हैं कि एक बार जो है ना इसी को कर देते हैं कांस्टेंट कर लेते हैं r, इसी को कांस्टेंट कर लेते हैं dv/dt। ओके, dv/dt, इसी को ऐसे बस r को ही आप रखिए dr/dt क्रॉस वेक्टर v। ओके, प्लस r dv/dt। ओके, इसी को अब ये देखिए कि m ये जो dr/dt है वो भी एक वेलोसिटी ही आएगा, एंड दिस इज द वेलोसिटी प्लस r and this one is the acceleration. Okay, so yeah, this one r cross s, this हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ये दो वेक्टर है, सिंगल वेक्टर है, उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा, बिकॉज दैट इसके बीच में, दोनों वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं जीरो। ओके, प्लस r क्रॉस ए लिखा हम लोगों ने। सो इसी को r क्रॉस m वेक्टर ए कर दिया। क्या लिख सकते हैं, r क्रॉस नथिंग बट m
into a vector is nothing but a force vector. So a यहाँ से हमें आ गया टॉर्क का डिफरेंशियल से आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt है. ओके, ये हमें टॉर्क का डिफरेंशियल आ गया. सो यहाँ पे भी टॉर्क इज इक्वल टू क्या आया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज टॉर्क एंड इज इक्वल टू r क्रॉस f है यहाँ पे. दिस वन इज द r क्रॉस f. ओके बच्चों, सो यहाँ पे इसी चीज को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स. ओके, सो नाउ इसी को आप लिख सकते हैं rf साइन थीटा लिख सकते हैं, rf साइन थीटा, और इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, अब ये जो है वो सेम चीज यहाँ पे आ जाता है, r साइन थीटा जो होता है वो rf लिख सकते हैं f r साइन थीटा, r साइन थीटा इंटू r साइन थीटा है वो दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन ऑफ एक्शन. ऑन द लाइन ऑफ एक्शन जितना फोर्स लग रहा है दैट इज द एक्शन. ओके, और जिस पॉइंट के थ्रू यहाँ पे जैसे ऐसे है, ये फोर्स है, ऐसे एक्ट हो रहा है, यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है, जिससे एफ फोर्स है, और यहाँ पे इस पॉइंट के थ्रू हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन. लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, तो लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए. ओके, उसी चीज को मोमेंट बोलते हैं, उसी चीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए उस फोर्स से, तो क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा. तो उस बॉडी पे कितना टॉर्क लग रहा है, ठीक है, उस बॉडी पे कितना, दिस इज द मोमेंट. इससे मल्टीप्लाई करना है, इसके फोर्स से मल्टीप्लाई कर देना है. ओके, सो ये मुझे दे देगा कितना उस बॉडी पे टॉर्क लग रहा है, और जो डायरेक्शन जो निकालने का जो वे है वो सेम होगा. ओके, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है या स्क्रू रूल यूज करना है. ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया, हम लोगों ने बहुत अच्छी जगह पे पहुंच गया कि टॉर्क क्या है. ठीक है, टॉर्क क्या है एंड टॉर्क का डिफिनेशन क्या है. सो टॉर्क का डिफिनेशन दिस इज द r क्रॉस f है, एंड यहाँ पे rf साइन थीटा लीजिए, और r साइन थीटा की जगह पे आप सिमिलरली आप ऐसे रख दीजिए. दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. Okay, this is the r sin theta, nothing but this is the moment of, this is the moment. Okay, this one is the r sin theta, perpendicular distance on the line of action. Okay, from the point through which we have to find out the torque. Correct ना? Just like यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये है जो फोर्स है, इसमें इसका मतलब उस पर एक डायरेक्शन होगा फोर्स का, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही लाइन ऑफ एक्शन होगा. तो लाइन ऑफ एक्शन पे क्या कह रहे हैं कि जिस भी पॉइंट के थ्रू आपको टॉर्क फाइंड आउट करना, उस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए. वो जो होगा वो उस डिस्टेंस इनटू फोर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क आ जाएगा, और डायरेक्शन उसके r क्रॉस f के थ्रू निकाल दीजिए. ओके, तो अब यहाँ पे आया हम लोगों ने. नाउ वी शुड कम टू दैट दिस वन इज द, now we should come to this the conservation of angular momentum पे आते हैं. ओके, so now इसको आप लोग लिख लें. ओके, and now we should come to the final point, is the conservation of angular momentum. वो क्या है, so conservation of angular momentum, this is the torque defined by this the torque. Similarly आ जाते हैं, torque is equal to dl/dt. ओके, अब इसी चीज को बोलते हैं एक्सटर्नल टॉर्क. बेसिकली ये जो है वो, क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी जो फोर्सेज है ना, फोर्सेज हैं, और उस फोर्सेज के थ्रू जो बॉडी पे जो टॉर्क एक्ट हो रहा है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, कैंसिल कर देगा. सो एक्सटर्नल जो इंटरनल जो टॉर्क है, जिस ढंग से इंटरनल जो इंटरनल फोर्स बॉडी को एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं करता है. ओके, उसी ढंग से जो इंटरनल जो टॉर्क्स है वो उसके मोमेंटम चेंज के रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क किसी भी बॉडी पे जीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क अगर हम लोगों ने जीरो कर दिया, तो यहाँ पे ये जो होगा बिकॉज दैट एक कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ही जीरो होता है. तो क्या होगा, इफ दिस वन, if is the torque is equal to zero, then this is the momentum is equal to constant, or we can say that conserve. ओके, तो यहाँ पे होगा, इट मीन्स अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, L will be constant,
कांस्टेंट और एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, दैट इज द कांस्टेंट। ओके, सो अगर बॉडी में डिफरेंट जो मोमेंटम अगर क्रिएट हो रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी वजह से चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि इनिशियल जो मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 यहाँ पे हो जाएगा I2 ओमेगा 2, इसके इक्वल होगा। ये बहुत ही खूबसूरत है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं। और इनफैक्ट जो होगा वो रोटेशनल मैकेनिक्स का जो कोलिजन का जो होगा प्रॉब्लम, वो भी इसी ढंग से, इसी थ्योरी के थ्रू सॉल्व होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के थ्रू ही सॉल्व होगा। जैसे सपोज, और इसमें जो सिस्टम आप किसको कंसीडर करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। और सिस्टम के अंदर जो फोर्स जो होगा, उसके थ्रू जो फोर्स होगा एंड उसके थ्रू जो टॉर्क जो क्रिएट होगा, वो उसके एंगुलर मोमेंटम को चेंज नहीं करेगा। समझ में आई बात को? मान लीजिए कि ऐसा करते हैं कि एक डिस्क है, सपोज करते हैं कि एक डिस्क है, ओके, एक डिस्क है एंड द डिस्क इज रोटेटिंग। सपोज दैट एक फर्स्ट डिस्क इज रोटेटिंग एंड दिस एंगुलर एंड दिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I1 एंड ये किसी पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि एक दूसरा जो डिस्क है वो इस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहा है, दूसरा डिस्क इसी पे एक जेंटली इस पे फॉल हुआ है, जेंटली जस्ट इस पे प्लेस किए हैं हमने दूसरा जो डिस्क है, ओके, दूसरा डिस्क इसी एक्सिस के पैरेलली इस पे आकर के जस्ट एक फिर जो है ना क्या हुआ है कि दोनों डिस्क एक हो गया है। इट मींस इस डिस्क ये डिस्क पे आकर के एंड ये हमने दोनों जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज दैट I2 है और इसके पास इनिशियली बिगिनिंग में कुछ भी रोटेशन मोशन नहीं है, इसके पास एंगुलर वेलोसिटी 0 है। और सपोज दैट एक डिस्क रोटेट कर रहा है और उस डिस्क पे दूसरा डिस्क आकर के फिट हुआ है, ठीक है। और इसमें किसी ढंग से कुछ भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं हो रहा है, जस्ट उस पर एक जेंटली उस पर प्लेस किया है। तो फाइनली जो पूछे कि फाइंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओके, एंगुलर वेलोसिटी आप बताइए, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बताइए। तो इसमें क्या होगा, हम कैसे करेंगे कि एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है बॉडी में, तो ये दोनों को सिस्टम है, ठीक है, ये दोनों सिस्टम है। तो सिस्टम के इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है, दैट इज इसका, बिकॉज दैट ए जो फर्स्ट जो डिस्क है, ठीक है, ए एंड दिस वन द सेकंड, ओके, ए एंड बी, ए इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, ओके, एंड इट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I1। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, I1 ओमेगा 1, ओके। और सेकंड के पास क्या हो रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बट इट इज नॉट इन एनी रोटेशनल मोशन, ओके। सो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इनिशियली 0। तो सिस्टम के पास जो हुआ क्या है कि एंगुलर मोमेंटम इस ढंग से है, I1 ओमेगा 1 प्लस 0 लिख देंगे। और फाइनली जो हुआ है वो दोनों दूसरे पे प्लेस हुआ है, ठीक है। और इसके बीच में दोनों के बीच में फ्रिक्शन एक्ट हुआ होगा, बट वो जो फ्रिक्शन है वो एक इंटरनल टॉर्क है। तो इंटरनल टॉर्क उसके सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम को चेंज नहीं करेगा, इंडिविजुअल को चेंज भी कर सकता है, लेकिन सिस्टम में तो हमने दोनों को एज्यूम किया है। तो यहाँ पे इसी को हम लोग सब सपोज किया कि फाइनल जो एंगुलर मोमेंटम है ओमेगा आ रहा है, ओके। तो फाइनली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक स्केलर को क्वांटिटी है, वो इसमें वो I1 प्लस I2 ही होगा, ओके, I1 प्लस I2 होगा। और मान लीजिए कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा F आ गया, इसके थ्रू दोनों बॉडी एक सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा। तो इस ढंग से हम लोग फाइनल कर सकते हैं, इसमें इक्वल टू I1 ओमेगा 1 I1 प्लस I2 कर सकते हैं, ओके। इस ढंग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। इस पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम है, इनफैक्ट हम लोग ऐसे भी करेंगे, दो बॉडी के बीच में जो कोलिजन होता है, ओके, तो उसके बीच में अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है तो उसके थ्रू हम लोग इसी प्रिंसिपल को यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो
उस पर भी थोड़ा सा मैं डील कर लेता हूँ कि उस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे, या सिंपली और भी जैसे न्यूमरस एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंग्लो मोमेंटम हम लोग चेक कर सकते हैं। कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिया जाता है कि कोई जिम्नास्टिक कोई एक अपना जो बॉडी बना रहा है, ठीक है, एक जिम में, और वो एक स्पिनिंग टेबल पे कुछ बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब वो क्या क्या करता है कि अपने जो आर्म्स को अगर वो ये करता है, स्ट्रेच करता है, ठीक है, स्ट्रेच करता है, तो वो जो रोटेटिंग जो टेबल है वो स्लो डाउन हो जाता है, और वो अगर वो स्ट्रेचिंग अपने हैंड को अपने क्लोजर लेके आता है वो बॉडी को, तो स्पिनिंग उसका बढ़ जाता है, तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होता है। तो ऐसा क्यों होता है? वहाँ पे भी क्या है कि उस जो इस ढंग से है, वो एक आदमी है, ठीक है, तो ओके, इस ढंग से वो एक स्पिनिंग टेबल है, दिस वन इज अ स्पिनिंग टेबल, ओके, एंड इट इज रोटेटिंग विद द सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देखिए कि डंबल को उठाए हुए, तो डंबल जब आप देखिए मेरे हाथ में डंबल है, तो ये जब स्ट्रेच किया मैंने, तो हुआ क्या है कि ये हमारे एक्सिस ऐसे लिया हूँ, ठीक है ना, तो एक्सिस के थ्रू जो मास जो है वो अब एक डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, मास हमारा टोटल मास कहीं पे भी इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है, हमारा और डंबल का कहीं पे भी मास चेंज नहीं हुआ, जितना हमारे पास बॉडी जितना हमारे पास मास था वही मास है, बट लेकिन हुआ क्या कि स्टेज के करने से वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो चेंज हुआ, जो सेम मास जो पहले क्लोजर था एक्सिस के क्लोजर में, तो आर कम है, ठीक है, आर कम है यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एम आर स्क्वायर, तो आर कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर आर को हमने इंक्रीज कर दिया, तो अभी देखिए कि सेम मास है, बट लेकिन ये डिस्टेंस हमें ये करना होगा, लेना होगा, तो इसके थ्रू हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या होगा कि एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगा। समझ रहे हैं बच्चे? इस ढंग से नंबर ऑफ प्रॉब्लम को और भी मैं आता हूँ तो इससे थोड़ा सा कि जो कोलिजन का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, ठीक है, और फिर से आते हैं कि कुछ एक छोटा छोटा जो प्रॉब्लम देता हूँ कि कैसे प्रॉब्लम को डील करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो बड़ा सा है, बट लेकिन एक ऐसा करता हूँ कि मान लो कि एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, और सपोज दैट एक कुछ मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी भी मूव कर रहा है, ओके। और ये जो मूव करते करते एक जो है इसके साथ एक जो एक स्मॉल जो पॉइंट मास का बॉडी है, suppose that, and the mass of this the rod is also m, and this the small ball having the mass is also m, ओके। इसके एंड से टकरा करके इसके पास स्टिक हो गया। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे स्टिक होने से क्या होगा कि अब इसके पास जो है वो ए रोटेट होने लगेगा, कुछ रोटेट होने लगेगा, इसमें एक रोटेशन मोशन आएगा। अभी क्या हो रहा है कि इसके पास लीनियर मोशन है, ओनली एक ट्रांसलेट कर रहा है, और ये यहाँ पे मास है, यहाँ पे एक दूसरे के इसके एंड पे कोलिजन हुआ है। हुआ क्या है, इसके एंड पे कोलिजन हुआ है। तो अब हम लोग इस चीज को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ पे दोनों चीज कंबाइंड होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना तो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है, ना ही एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट हो रहा है, तो बॉडी में क्या करेंगे, ये दोनों को सिस्टम एज्यूम करते हैं, ठीक है ना, वो दोनों सिस्टम एज्यूम करते हैं और उसका लीनियर मोमेंटम लेते हैं। तो ओके, तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल mv is the initial linear momentum, okay, after this collision what will happen, इसमें 2m ले लेते हैं, this one because that एक inelastic collision है, यहाँ पे स्टिक हुआ है, और जो जहाँ पे भी जो ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोगों ने ये सारे मास को हम लोग एज्यूम करेंगे कि इसके सेंटर ऑफ मास पे है ना, पढ़े हैं ना हम लोगों ने, तो इसको ऐसा कर लेंगे और ये भी डैश आ जाएगा, मान लीजिए। तो इसके जो ट्रांसलेटरी मोशन होगा वो इस ढंग से चेंज होगा, दैट इज द v डैश इज इक्वल टू m कैंसिल होगा, दैट इज बिकम v/2 आ जाएगा। ये इट मींस जो सिस्टम जो होगा वो नाउ ये v/2 से मूव करेगा, v/2 से मूव करेगा, ओके। इट मींस सेंटर ऑफ मास, दैट इज द vcm हम लोग लेंगे, जो vcm जो होगा वो दैट इज द v/2 आ जाएगा। अब ये तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के क्या करेंगे, अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब भी आए ना, तो किसी न किसी पॉइंट के थ्रू आपको उसके एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना है बच्चों, ठीक है।
तो अब वो आपकी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट के थ्रू एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर रहे हो, ठीक है। और इसमें हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ऐसे पॉइंट के थ्रू लें कि जहाँ से मैक्सिमम फोर्सेज क्रॉस कर रहा है, ओके। उसके थ्रू हम अगर लेंगे तो जिसमें कि इक्विलिब्रियम वाले को चेक करते हैं, ठीक है ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम को चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें कि सपोज सेंटर ऑफ मास के थ्रू हम जो रोटेशनल इट मींस एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्योंकि इनिशियली तो पार्ट के जो रॉड है, ये ए लेंथ का जो रॉड है वो तो केवल ट्रांसलेट कर रहा है, इसके पास रोटेशनल मोशन है ही नहीं, ओके। तो अभी जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो लेंगे वो क्या हो सकता है, बोलो। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आई कर लेंगे तो बिकॉज दैट इसके पास कुछ भी एंगुलर वेलोसिटी नहीं है तो इसका जीरो है, बट लेकिन इस पे जो ऑब्जर्वर है वो तो देखेगा v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी तो v आएगा, इसको तो लगेगा कि इस ढंग से आ रहा है, v वेलोसिटी से इसके पास आ रहा है, ठीक है ना। तो a इसके पास v वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा, उसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा mv, और इसके l/2 डिस्टेंस पे आ रहा है, सो अगर हम l/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का, ठीक है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का। अब इसके बाद जो कोलिजन के बाद अगर इनइलास्टिक है, इट मींस एक पार्टिकल जो है यहाँ पे स्टिक हो गया है, तो अब बताइए कि ये जो रॉड है और ये मास दोनों का जो कंबाइंड जो सिस्टम बनेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके थ्रू एक जो एंगुलर वेलोसिटी जो जनरेट होगा उसी को लिखेंगे, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग ओमेगा डैश फाइंड आउट कर सकते हैं, एम भी L/2 अपॉन आई लेंगे, ओके। और वो आई कितना आएगा, आई होगा इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस द रॉड, ओके। इट मींस ml²/12 प्लस m L/2 होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको पुट कीजिए, यहाँ से आपको ये बॉडी आ जाएगा कि बॉडी कितने वेलोसिटी से ट्रांसलेट करेगा फाइनली, और कितना एंगुलर वेलोसिटी इसके पास आएगा, ओके। तो आफ्टर दिस इट विल गेन इसका जो लीनियर वेलोसिटी भी होगा चेंज होगा और एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगा, ओके। इनिशियली तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है ही नहीं, बट एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का है, एंगुलर मोमेंटम सिस्टम मतलब ये रॉड प्लस ये मास दोनों, ओके। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हमें उम्मीद है कि आप इससे कुछ सीखे होंगे, ओके। थैंक यू।